हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, हम लोगों ने अपने लास्ट लेक्चर में देखा कि बायसिंग क्या होता है। तो बायसिंग हमने देखा कि अगर एक पीएन डायोड है ना, तो उसके क्रॉस एक बैरियर पोटेंशियल होता है जो चार्जेस के फ्लो को रोकता है। तो चार्जेस फ्लो नहीं कर पाते, करंट फ्लो नहीं कर पाता है। बट अगर हमको इसमें करंट फ्लो कराना है तो हमें क्या करना होता है कि उस बैरियर पोटेंशियल को ओवरकम करना होता है। तो उस बैरियर पोटेंशियल को ओवरकम करने के लिए हम बाहर से क्या करते हैं, एक्सटर्नली एक डीसी सप्लाई दे देते हैं। और उस है ना, उस घटना को जिसमें कि हम किसी डायोड को एक्सटर्नली एक बैटरी से जोड़ करके, है ना, डीसी सप्लाई प्रोवाइड करते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, बायसिंग कहते हैं। ओके। बायसिंग दो प्रकार से की जाती है। एक को कहते हैं हम लोग फॉरवर्ड बायसिंग और दूसरे को कहते हैं रिवर्स बायसिंग। फॉरवर्ड बायसिंग में हमने देखा कि जो उसका पी टर्मिनल है और उसका एन टर्मिनल है, किसके, डायोड के। तो डायोड के पी टर्मिनल को अगर बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया और डायोड के एन टर्मिनल को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया, तो हम इसको कहते हैं फॉरवर्ड बायसिंग। ठीक है। इसमें क्या होता है, जो बैरियर पोटेंशियल के कारण डिप्लीशन लेयर क्रिएट हुआ था, तो डिप्लीशन लेयर क्या हो जाता है, घटते घटते फाइनली गायब हो जाता है। डिप्लीशन लेयर गायब हो जाता है, बैरियर गायब हो जाता है, और इस तरीके से, है ना, जो रोक टोक थी मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के फ्लो में, वो रोक टोक खत्म हो जाती है। चार्ज कैरियर अब फ्रीली मूव करने लगते हैं। अंडरस्टूड। ठीक है। तो इससे क्या होता है, करंट आसानी से फ्लो होने लगता है, करंट अच्छे से फ्लो करने लगता है, बिल्कुल कंडक्टर की तरह। ठीक है। अच्छा जो कंडक्टर होता है, गुड कंडक्टर होता है, उसकी तरह जो है करंट आपका फ्लो करने लगता है। आ रही बात समझ में। ठीक है। तो जब ये पूरी तरीके से फॉरवर्ड बायस्ड हो जाता है, फॉरवर्ड बायस्ड कब हो गया बेटा, जब हम उसको बैरियर पोटेंशियल से ज़्यादा वोल्टेज सप्लाई कर देते हैं। बैरियर पोटेंशियल के बराबर या उससे ज़्यादा वोल्टेज अगर हम प्रोवाइड कर देंगे तो वो पूरी तरीके से कंडक्टर बन जाएगा। ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं कि ये शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है। आइडियली ये कैसा बिहेव करता है, शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है। अंडरस्टूड। आइडियली ये शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है, मतलब क्लोज सर्किट। ठीक है। क्लोज कर सकते हो, मतलब जहाँ भी सर्किट में आपको डायोड दिखता है और डायोड दिख रहा है कि वो फॉरवर्ड बायस है, कैसे पता चलेगा फॉरवर्ड बायस है, पी साइड क्या होना चाहिए, हायर पोटेंशियल पर, एन साइड क्या होना चाहिए, लोअर पोटेंशियल पर, है ना। मैंने आपको कल ये भी बताया था कि पॉजिटिव टर्मिनल को, पी टर्मिनल को पॉजिटिव साइड से जोड़ने का मतलब है कि पी साइड जो है वो हायर पोटेंशियल पर होना चाहिए, एन साइड जो है वो लोअर पोटेंशियल पर होना चाहिए। पॉजिटिव और निगेटिव होना जरूरी नहीं है, हायर लोअर चेक करना जरूरी है। पी साइड हायर होना चाहिए, एन साइड लोअर होना चाहिए। अब तो प्लस में भी हायर लोअर हो सकता है, माइनस में भी लोअर हायर हो सकता है, कैसे भी आप हायर लोअर डिसाइड कर सकते हो। ठीक है। तो ये था फॉरवर्ड बायसिंग। फॉरवर्ड बायसिंग में वो क्लोज स्विच की तरह बिहेव करता है। प्लस हमने क्या देखा, फॉरवर्ड बायसिंग में क्या होता है बेटा, विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर घटता है। ठीक है। विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर घटता है। तो ये सारी चीजें हमने देखा। अब आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, रिवर्स बायसिंग क्या होता है। तो आपको नाम से ही समझ में आ गया होगा बेटा कि रिवर्स बायसिंग मतलब क्या होगा, उसका अपोजिट होगा, है ना। फॉरवर्ड बायसिंग का रिवर्स इज रिवर्स बायसिंग। तो फॉरवर्ड बायसिंग में आपने क्या किया था, फॉरवर्ड बायसिंग में आपने क्या किया, पी साइड को आपने, है ना, हायर पोटेंशियल यानी पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा, और एन साइड को क्या किया, नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा, है ना बेटे। ओके। तो यहां पर आप उसका उल्टा कर लो, अपोजिट कर लो, रिवर्स बायसिंग। if we if we connect if we connect positive terminal of the battery to the n side n side of diode and negative terminal of the battery, negative terminal of the battery
to the p side of diode, p side of diode, ठीक है, such biasing is called reverse biasing. Such biasing is called reverse biasing. आगे बात समझ में, इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो देखो यहाँ पर कंप्लीटली अपोजिट हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब हो गया, अगर ये हमारा डायोड है बेटे, ये इसका P टर्मिनल है, ये N टर्मिनल है, तो इस बार आपको क्या करना है, P टर्मिनल को माइनस से और N टर्मिनल को प्लस से। पिछली बार क्या किए थे बेटा, P को प्लस से और N को माइनस से जोड़े थे, तो यहाँ पर देखो उल्टा हो रहा है। दूसरे वे में हम समझने की कोशिश करें तो इसमें क्या होता है बेटा, अगर ये P टर्मिनल है, P और ये N है, तो यहाँ पर आपका डिप्लीशन लेयर है, ये प्लस प्लस और ये माइनस, ठीक है, ऐसा होता है। तो आपने इसको क्या किया बेटा, नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया और इसको पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया। इधर मेजॉरिटी में कौन है, होल्स, इधर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। कुछ क्या है बेटा, इधर माइनॉरिटी में इलेक्ट्रॉन और इधर क्या है, कुछ माइनॉरिटी में होल्स है, ठीक है। तो ये सिचुएशन है बेटा आपका रिवर्स बाइसिंग का, ठीक है। तो ये रिवर्स बाइसिंग का डायग्राम हो गया। अब ये रिवर्स बाइसिंग में करता क्या है, तो आप समझो बेटा, रिवर्स बाइसिंग, फॉरवर्ड बाइसिंग में क्या होता था, फॉरवर्ड बाइसिंग जब हम करते थे तो उसका विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर क्या हो जाता था बेटा, घट जाता था और फाइनली गायब हो जाता था। जब आप पूरा का पूरा बैरियर पोटेंशियल के बराबर या उससे अधिक फॉरवर्ड बाइस वोल्टेज लगा देते थे तो उसका बैरियर पोटेंशियल गायब हो जाता था, विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर गायब हो जाता। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, इसमें देखो ये आपका बैरियर पोटेंशियल हो गया, तो आप देख रहे हो जो आपने अप्लाई किया है वोल्टेज, वो बैरियर पोटेंशियल को क्या कर रहा है, उल्टा सपोर्ट कर रहा है ना। वहां पर अपोज कर रहा था, यहाँ पर उल्टा क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। तो ये इसको और क्या कर देगा बेटा, स्ट्रेंथन कर देगा, यानी विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर को और क्या कर देगा, बढ़ा देगा। तो सिंपल सा याद रखना है बेटा, रिवर्स बाइसिंग में विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। इन रिवर्स बाइसिंग width of depletion layer increases, ठीक है। width of depletion layer क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। अच्छा, तो अब क्या होगा भाई, अब करंट फ्लो होगा कि नहीं होगा, करंट फ्लो होगा कि नहीं, तो देखो बेटा करंट फ्लो होगा कि नहीं, क्योंकि जो डिप्लीशन लेयर की विड्थ है वो और ज़्यादा बढ़ गई, बैरियर पोटेंशियल क्या हो गया, और ज़्यादा स्ट्रांग हो गया, है ना। तो वो और ज़्यादा मजबूती से रोकेगा, तो रोक रहा है ना, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर को ये और ज़्यादा स्ट्रांगली रोक रहा है। तो करंट कैसे फ्लो होगा, करंट नहीं फ्लो होना चाहिए। लेकिन एक चीज़ होता है यहाँ पर, हमने आपको बताया था इस बैरियर पोटेंशियल की वजह से क्या होता है बेटा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाता है ना। और इसके वजह से रिवर्स बाइसिंग की वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड और स्ट्रांग हो गया, है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और स्ट्रांग हो गया, ठीक है। अब हमको पता है बेटा कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, इधर के होल्स को इधर नहीं जाने देता, इधर के इलेक्ट्रॉन्स को इधर नहीं जाने देता। क्यों नहीं जाने देता इधर के इलेक्ट्रॉन्स को इधर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में फोर्स लगता है, तो इन इलेक्ट्रॉन्स पर इधर फोर्स लगता है, ये इधर नहीं जा सकते। होल्स पर अलोंग द फील्ड फोर्स लगता है, तो फील्ड इधर लग रहा है, तो इन होल्स पर इधर फोर्स लगता है, तो ये होल्स इधर नहीं जा सकते। तो इस तरीके से इसमें, है ना, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर मोशन नहीं कर पा रहे हैं। बट जो माइनॉरिटी है, माइनॉरिटी में क्या होता है, देखो माइनॉरिटी इधर इलेक्ट्रॉन है, इस पर फोर्स किधर लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर जा सकते हैं। सिमिलरली इधर माइनॉरिटी कौन है, होल्स है, तो ये होल्स पर किधर फोर्स लगेगा बेटा, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, तो ये होल्स इधर जा सकते हैं। तो यहाँ पर
इस स्ट्रॉन्ग जब हम रिवर्स बाइसिंग करते हैं तो फील्ड स्ट्रॉन्ग हो जाता है, और स्ट्रॉन्ग फोर्स की वजह से आपका जो माइनॉरिटी चार्जेस है वो और स्ट्रांगली चलने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इसके वजह से एक करंट बनेगा। माइनॉरिटी मेजॉरिटी नहीं चल पाएंगे लेकिन माइनॉरिटी चल पाएंगे, है कि नहीं बेटे। मेजॉरिटी नहीं चल पाएंगे लेकिन माइनॉरिटी तो चल पाएंगे। बात समझ में आ रही है। और माइनॉरिटी के चलने से एक करंट बनेगा, लेकिन चूंकि माइनॉरिटी की संख्या ही बहुत कम है ना। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होते हैं बेटे, बहुत थोड़े होते हैं, तो उसकी वजह से जो करंट बनता है वो भी क्या होता है, बहुत थोड़ा करंट बनता है, ठीक है। तो एक थोड़ा करंट बनेगा बेटा। कैसे बनेगा, देखो इलेक्ट्रॉन्स किधर जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स इधर जा रहे हैं, तो उसकी वजह से करंट क्या होगा, अपोजिट में होल्स इधर जा रहे हैं, तो उसके करंट, तो करंट का डायरेक्शन देखो किधर है, इस तरफ है। फॉरवर्ड बाइसिंग में क्या होता था बेटा, फॉरवर्ड बाइसिंग में P से N की तरफ करंट बहता था, और रिवर्स बाइसिंग में देखो क्या होता है, N से P की तरफ बहता है, ठीक है, N से P की तरफ बहता है। तो इस करंट को हम लोग क्या कहते हैं, रिवर्स करंट कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं बेटे, रिवर्स करंट कहते हैं, ओके। ड्यू टू मोशन ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, ठीक है। ये किसकी वजह से हो रहा है, माइनॉरिटी की वजह से। ड्यू टू मोशन ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, स्मॉल करंट फ्लो, ठीक है, फ्रॉम N साइड टू P साइड, ठीक है बेटा, फ्रॉम N साइड टू P साइड। दिस इज कॉल्ड रिवर्स करंट। क्यों रिवर्स, क्योंकि ये फॉरवर्ड बायस में जो करंट था, फॉरवर्ड बायस में ऐसा बहता था, ऐसा बह रहा है, अपोजिट है, इज कॉल्ड रिवर्स करंट, ठीक है बेटा। आगे कहानी समझ में। तो माइनॉरिटी की वजह से होता है ये। तो कुल मिलाकर के ये क्लियर हो गया कि फॉरवर्ड बाइसिंग में जो करंट फ्लो होता था वो मेजॉरिटी की वजह से होता था, और रिवर्स बाइसिंग में जो करंट फ्लो हो रहा है वो माइनॉरिटी की वजह से हो रहा है ना। फॉरवर्ड बाइस में जो करंट था वो मेजॉरिटी की वजह से था, मेजॉरिटी चार्जेस बहुत ज़्यादा होते हैं तो वो करंट भी क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। तो फॉरवर्ड बाइस में बहुत ज़्यादा करंट फ्लो होता है, लेकिन रिवर्स बाइस में चूंकि माइनॉरिटी की वजह से होता है और माइनॉरिटी की संख्या बहुत कम होती है, तो उसकी वजह से जो करंट फ्लो होगा वो बहुत थोड़ा सा होता है। तो आइडियली आप मान सकते हो कि फॉरवर्ड बायस में बहुत ज़्यादा करंट बहता है और रिवर्स बायस में कोई करंट नहीं बहता। आइडियली आप ऐसा मान सकते हो, लेकिन प्रैक्टिकली थोड़ा करंट बहता है जिसको हम रिवर्स करंट कहते हैं, ठीक है बेटा। इसके दूसरे तरीके से आप ये भी समझ सकते हो, याद करो हमने मेजॉरिटी चार्जेस के फ्लो को हमने क्या बोला था, डिफ्यूजन बोला था, और माइनॉरिटी चार्जेस के फ्लो को हमने क्या बोला था, ड्रिफ्ट बोला था। तो इसका मतलब है कि वहां पर डिफ्यूजन की वजह से मेनली करंट फ्लो होता है और यहाँ पर ड्रिफ्ट की वजह से मेनली करंट फ्लो होता है, ठीक है। वहां पर डिफ्यूजन करंट बहुत ज़्यादा होता है फॉरवर्ड बाइसिंग में, और रिवर्स बाइसिंग में ड्रिफ्ट करंट होता है, ठीक है, ड्रिफ्ट करंट की वजह से होता है। आगे बात समझ में। सो दिस इज रिवर्स बाइसिंग, ओके। अगेन बेटा मैं फिर से बोल रहा हूँ, जब आप यहाँ पर देखो चेक करोगे कि रिवर्स बाइसिंग हुआ कि नहीं हुआ, तो आप क्या चेक करोगे बेटा, लोअर हायर चेक करोगे, माइनस प्लस नहीं चेक करना, ठीक है। क्या चेक करना है, माइनस प्लस चेक नहीं करना है, लोअर हायर। यहाँ पर P जो है वो लोअर पोटेंशियल पर होना चाहिए, और N जो है वो हायर पोटेंशियल पर होना चाहिए, तब आप जो है वो रिवर्स बाइसिंग मानोगे उसको। आगे बात समझ में क्लियर है। तो रिवर्स बाइसिंग में जो विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर है वो बढ़ जाता है ना बेटे। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो रिवर्स बाइसिंग को मैंने क्या बोला बेटा,
तो आप देख पा रहे हो कि रिवर्स बायसिंग में करंट क्या हो जाता है, बहुत कम हो जाता है, लगभग ना के बराबर हो जाता है। सर्किट में करंट कब नहीं फ्लो करेगा बेटा, जब वो ओपन होगा। तो आप कह सकते हो कि आइडियली, है ना, आइडियली जो आपका एक ये होता है, क्या बोलते हैं, रिवर्स बायस्ड डायोड होता है, वो ओपन स्विच की तरह बिहेव करता है। ठीक है, नोट करके यहां लिख लेते हैं। आइडियली ए रिवर्स बायस्ड, आरबी मतलब रिवर्स बायस्ड, आइडियली अ रिवर्स बायस्ड डायोड behave as ओपन स्विच, ओपन स्विच। तो उस सर्किट में जहां भी एक रिवर्स बायस डायोड लगा रहेगा, यानी डायोड लगा हुआ है और वो देख के लग रहा है कि उसका जो P है वो लोअर पोटेंशियल पर है और जो N है वो हायर पोटेंशियल पर है, तो आपको समझ जाना है वो रिवर्स बायस्ड है। और जब ये पता चल गया कि वो रिवर्स बायस्ड है, तो आप उसको वहां से क्या कर सकते हो बेटे, रिमूव कर सकते हो और उसको ओपन कर सकते हो, है ना। वो वाले ब्रांच क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे, उस ब्रांच में कोई करंट नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये हो गई कहानी रिवर्स बायस की। अब हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, है ना। इसके ऊपर काफी क्वेश्चंस आते हैं, ऑलमोस्ट हर ईयर क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो काफी आसान सा क्वेश्चन रहता है। ठीक है, काफी आसान सा क्वेश्चन रहता है। चलो, जैसे कि एग्जांपल ले लें बेटा, 14.17। ठीक है, क्या कह रहा है, आपको एक सर्किट बनाया हुआ है, देखो ये P टर्मिनल, ये Q टर्मिनल है, और इधर 12 ओम का रेजिस्टर लगा हुआ है, और इधर आपका 4 ओम का रेजिस्टर लगाया हुआ है, और यहाँ पर एक डायोड है। ठीक है, बोल रहा है बेटा कि फाइंड द नेट रेजिस्टेंस बिटवीन P एंड Q, रेजिस्टेंस निकालना है बिटवीन P एंड Q। ठीक है, बट पहले केस में Vp क्या है, बड़ा है, वोल्टेज ऑफ P यानी पोटेंशियल ऑफ P इज ग्रेटर देन Vq, तब दोनों के बीच में नेट रेजिस्टेंस क्या होगा। और सेकेंडली आपको ये देखना है कि अगर Vp पोटेंशियल P का लेस है Vq का, तो उनके बीच का नेट पोटेंशियल, नेट रेजिस्टेंस क्या होगा। ठीक है, इस चीज को पता करना है। तो बहुत आसान है बेटा, पहले केस में क्या देखो, पहले केस में P क्या है, हायर है, तो P हायर है तो ये क्या हो गया बेटा, पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, और Q लोअर है तो ये क्या हो गया, निगेटिव टर्मिनल हो गया, है ना बेटे, है ना, क्लियर है, ये निगेटिव हो गया। तो अब आप ये चेक करो कि देखो ये डायोड जो है वो फॉरवर्ड हुआ कि रिवर्स हुआ। तो ये देखो बेटा प्लस, ये क्या होता है बेटा, आपको पता है, ये P टर्मिनल होता है और ये N टर्मिनल होता है ना डायोड का। तो देखो P किससे जुड़ा हुआ है, पॉजिटिव से, N किससे जुड़ा हुआ है, नेगेटिव से। तो बताओ ये फॉरवर्ड बायस हुआ कि रिवर्स बायस हुआ। तो फॉर फर्स्ट केस है, बताओ बेटा, पहले केस में ये क्या हो गया, फॉरवर्ड बायस हो गया, है ना बेटा। तो फॉरवर्ड बायस में मैंने आपको क्या बोला था, ये क्लोज स्विच की तरह बिहेव करता है, तो उसको क्या कर लेंगे, हम क्लोज कर लेंगे। तो ये इधर हो गया और ये इधर हो गया, तो अब ये क्या बचा बेटा, 12 और 4, P और Q। तो ये दोनों आपको किस में दिख रहा है बेटा, पैरेलल में दिख रहा है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन सॉल्व कर लेंगे, 12 इंटू 4 अपॉन 12 प्लस 4, 16, 48 बटा 16, ये आ गया 3 ओम। तो इस टाइम जो है R, P और Q के बीच में कितना है, 3 ओम है। हो गई कहानी खत्म। सेकेंड केस में हम देखेंगे बेटा, तो सेकेंड केस में हमें कह रहा है कि P छोटा है, P छोटा है इसका मतलब क्या हुआ, वो लोअर पोटेंशियल पर है। ठीक है, और ये हायर पोटेंशियल पर है। ठीक है, Q हायर पोटेंशियल पर है तो इस पर ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया। तो अभी चेक करो बेटा, ये रिवर्स बायस्ड है कि फॉरवर्ड बायस्ड है। तो P नेगेटिव से जुड़ा हुआ है, N पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है, उल्टा पुल्टा हो गया, रिवर्स बायस हो गया। रिवर्स हो गया तो मैंने क्या बोला था, इस क्या करोगे, ओपन कर लोगे। ठीक है, ये ओपन हो गया, डायोड को ओपन कर लोगे। तो ओपन कर लोगे तो बेटा ये सर्किट जो है ओपन हो गया। तो बताओ क्या इस ब्रांच में कोई करंट जाएगा, नहीं जाएगा। इस ब्रांच में करंट नहीं जाएगा तो इस ब्रांच का कोई मतलब नहीं रहा।
ठीक है, इस ब्रांच का कोई मतलब नहीं रहा। अब देखो कैसा रह गया बेटा, इसमें अकेला 12 ओम रह गया, तो सेकेंड केस में जो आर इफेक्टिव है पी और क्यू के बीच में, है ना, वो सिर्फ 12 ओम रह जाएगा। तो देखो बहुत ही आसानी से हो जाता है ये हमसे, ठीक है। एक और देखेंगे, चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट कह रहा है बेटा, एक डायोड दिया हुआ है, एग्जाम्पल 14.18, एग्जाम्पल 14.18, कुछ डायग्राम बनाया हुआ है, एक रेजिस्टर है, एक डायोड है, और इधर हमने 2 वोल्ट की बैटरी लगाई है, ठीक है। बोल रहा है द डायोड यूज्ड इन द सर्किट शोन इन द फिगर हैज अ कांस्टेंट वोल्टेज ड्रॉप ऑफ 0.5 वोल्ट एट ऑल करंट एंड द मैक्सिमम पावर रेटिंग ऑफ 200 मिली वॉट। इस डायोड का पावर रेटिंग कितना है, 200 मिली वॉट, ठीक है, 200 मिली वॉट। और बोलता है यहाँ पर ड्रॉप वोल्टेज कितना है, यानी इसका बैरियर पोटेंशियल, ठीक है, बैरियर पोटेंशियल कितना है, 0.5 वोल्ट, ठीक है। आगे बात समझ में, कितना है, 0.5 वोल्ट है। तो बोलते हैं व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ रेजिस्टर आर, है ना, इसकी वैल्यू क्या होगी, रेजिस्टर आर should be the value of resistor R connected in series with the diode for obtaining maximum current, ठीक है। यहाँ पर करंट हमको क्या चाहिए, मैक्सिमम चाहिए, ठीक है। तो भाई आपको क्या करना है, सबसे पहले देखो यहाँ पर आपको वोल्टेज दिया हुआ है, पावर दिया हुआ है, तो क्या इसमें आप करंट पता कर सकते हो बेटा, ऑब्वियसली आप यहाँ पर करंट पता कर सकते हो। एक चीज तो हमको दिख ही रहा है कि ये फॉरवर्ड बायस है ना, ये क्या है, फॉरवर्ड बायस है। अब आप सोचोगे सर अभी तो आपने बोला था फॉरवर्ड बायस हो तो कुछ करना ही नहीं है, शॉर्ट कर देना है ना, क्लोज सर्किट कर देना है। लेकिन वो कब होता है बेटा, जब आइडियल होता है, ठीक है, आइडियल होता है तब। जब आइडियल होता है तो हम बैरियर उसका जो है ड्रॉप क्या मान लेते हैं, 0, है ना। लेकिन यहाँ पर आपको दिया हुआ है तो ये आइडियल नहीं है, ये प्रैक्टिकल है। तो प्रैक्टिकल है तो ये ड्रॉप जो है हुआ है वो कंसीडर करना पड़ेगा। आ रही बात समझ में आपको, ठीक है। तो चलो यहाँ पर मेरे पास पावर है और वोल्टेज है, तो मुझे करंट मिल जाएगा। क्यों मिल जाएगा, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है बेटा कि पावर बराबर क्या होता है, वोल्टेज इंटू करंट होता है। तो पावर इज 200 मिली वॉट, तो इसको करोगे तो बेटा 0.2 हो गया ये, है ना, मिली की वैल्यू 10⁻³ रखोगे तो 0.2 हो जाएगा। वोल्टेज कितना है, 0.5 इंटू आई, तो ये देखो खत्म हो गया बेटा। आई बराबर क्या आया, देखो 2/5 एम्पियर, ठीक है। तो करंट जो है इसमें कितना जा रहा है, 2/5 एम्पियर जा रहा है। क्लियर है, हमको चाहिए क्या, आर की वैल्यू चाहिए, है ना बेटे, हमें क्या चाहिए, आर की वैल्यू। तो 2/5 एम्पियर इसमें जा रहा है, तो यहाँ पर देखो क्या होगा। अब चूंकि आपके पास देखो कितना था बेटा, टोटल 12 वोल्ट था, है ना, टोटल कितना था, 12 वोल्ट था। इसमें से 0.5 वोल्ट कहाँ चला जाएगा, आपको यहाँ पर ड्रॉप हो गया, 2 में से 0.5 यहाँ पर ड्रॉप हो गया, तो यहाँ पर कितना वोल्टेज बचा, है ना, 2 वोल्ट था, उसमें से 0.5 वोल्ट यहाँ ड्रॉप हुआ, तो ऑब्वियसली यहाँ पर कितना बचेगा बेटा, 1.5 वोल्ट बचेगा। अच्छा, इसमें कितना करंट गया बेटा, 2/5। क्या ये सीरीज में लगा हुआ है, सीरीज में लगा है तो बेटा इसमें भी सेम ही करंट जाएगा ना, 2/5, है ना। हमको पता है कि करंट जो है वो क्या होता है, सीरीज में सेम होता है, तो 2/5 ही होगा। तो इसका मतलब इस रेजिस्टर में मुझे करंट मिल गया और इस रेजिस्टर में मुझे वोल्टेज मिल गया, तो क्या मुझे रेजिस्टेंस नहीं मिल जाएगा। रेजिस्टेंस क्या होता है बेटा, वोल्टेज अपॉन करंट, तो 1.5 अपॉन 2/5, है ना, यही हुआ। तो ये कितना हो रहा है, 15×5 = 75, 7.5/2, है ना। तो 2 3 6, 2 7 14 और 2 5 10, 3.75 ओम हो रहा है, 3.75 ओम हो गया बेटा। अंडरस्टूड, करेक्ट आंसर है, क्लियर है। तो देखो आपको अगर थोड़ी बहुत करंट इलेक्ट्रिसिटी आती है तो बस हो गया, ये इसके जो क्वेश्चन है वो आपके लिए काफी आसान हो जाते हैं।
चलो आगे बढ़ता हूं मैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल 14.19। सर्किट डायग्राम बनाया हुआ है। एक डायोड यहाँ है, इसको नाम दिया है डायोड 1, और इसमें लगा हुआ है 4 ओम रेजिस्टर। फिर एक और डायोड है, ये डायोड कुछ इस तरीके से लगा हुआ है, नाम है डायोड 2। इसमें लगा हुआ है 8 ओम रेजिस्टर, 8 ओम रेजिस्टर, और इसके साथ लगा हुआ है 12 वोल्ट की बैटरी, 12 वोल्ट की बैटरी। क्या कह रहा है बेटा आपसे? फाइंड करंट पासिंग थ्रू 4 ओम एंड 8 ओम। ठीक है, इसमें क्या करंट जाएगा और इसमें क्या करंट जाएगा, ये आपसे पूछा है। ठीक है, I1 और I2। तो देखो बेटा बहुत ही सिंपल है ये। सबसे पहले आप ये चेक करो कि कौन सा फॉरवर्ड बायस है, कौन सा रिवर्स बायस है। ठीक है, देखो बेटा अगर आपको क्वेश्चन में बैरियर पोटेंशियल वगैरह नहीं गिवन है, ठीक है, बैरियर पोटेंशियल नहीं गिवन है, या फिर ये नहीं बताया कि कौन सा डायोड है। देखो बैरियर पोटेंशियल या तो आपको गिवन रहेगा, या फिर आपको ये बोल देगा कि ये सिलिकॉन का है या जर्मेनियम का है, ऐसा बोल देगा। तो आपको पता है कि जर्मेनियम के लिए कितना होता है, 0.3 वोल्ट होता है, सिलिकॉन के लिए कितना होता है, 0.7 वोल्ट होता है। तो अगर नाम बता दिया तो भी आपको समझ जाना है कि यहाँ पर क्या है, आपको प्रैक्टिकल डायोड की बात की गई है, तो वहां पर आपको ये आएगा, क्या चीज, ड्रॉप लेना पड़ेगा, मतलब बैरियर पोटेंशियल कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक है, अगर कुछ मेंशन नहीं किया है, ना तो बैरियर पोटेंशियल दिया है, ना टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर दिया है, तब आपको क्या करना है, उसको आइडियल डायोड मान करके बनाना है। आइडियल डायोड जब मानते हो तो आप क्या करते हो, या तो उसको शॉर्ट कर देते हो फॉरवर्ड बायस होने पर, और या फिर ओपन कर देते हो रिवर्स बायस होने पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है, बस बोला है फाइंड करंट पासिंग थ्रू 4 ओम एंड 8 ओम रेजिस्टर। ठीक है, तो इसका मतलब हमको उसको आइडियल डायोड लेकर के चलना। आइडियल डायोड फॉरवर्ड होने पर शॉर्ट हो जाता है, रिवर्स होने पर ओपन हो जाता है। ठीक, अब चेक करो बेटा डायोड 1 को देखो। डायोड 1 के लिए ये क्या है बेटा, P है, और ये क्या है, N है। तो P देखो किससे कनेक्टेड है बेटा, पॉजिटिव से। N किससे कनेक्टेड है, नेगेटिव से। बताओ ये फॉरवर्ड हुआ कि रिवर्स हुआ? तो ये हो गया बेटा फॉरवर्ड, है ना, तो ये हो गया फॉरवर्ड। तो ये मेरा सर्किट ऐसा हो गया, है ना, कितना है, 4 ओम, ये फॉरवर्ड हो गया। अब इसको चेक करते हैं बेटा, तो इसमें क्या हो रहा है देखो, बताओ। तो ये क्या होता है इसमें बेटा, P, और ये क्या है, N। तो N देखो किससे कनेक्टेड है, पॉजिटिव से, P किससे कनेक्टेड है, निगेटिव से। तो क्या हुआ बेटा, रिवर्स हो गया। रिवर्स हो गया तो बेटा ये वाला क्या हो गया, ओपन हो गया, है ना। आगे कहानी समझ में। तो इस तरीके से हो गया 12 वोल्ट। तो अब बताओ बेटा, क्या इस ब्रांच में करंट जाएगा? उस ब्रांच में तो करंट ही नहीं जाएगा, वो ब्रांच ओपन हो गया है। तो इस ब्रांच को अपन क्या कर लेंगे, हटा लेंगे। ठीक है, तो रिमूव दिस ब्रांच। ठीक है, तो अब जो है कहानी कुछ इस तरीके से, 12 वोल्ट की बैटरी है, 4 ओम का रेजिस्टेंस है, कोई भी आसानी से इसमें करंट निकाल सकता है। तो करंट कितना हो जाएगा, 12/4 दैट इज 3 एम्पियर। तो इसमें कितना जाएगा बेटा, 3 एम्पियर, और इसमें कितना जाएगा, 0, क्योंकि ये तो ओपन है ना। तो ये वाले ब्रांच में 0 गया, और उस वाले ब्रांच में 3 एम्पियर गया, है कि नहीं। तो देखो बहुत ही आसानी से हो जाता है ये, हमसे क्लियर है कहानी। अब देखो जिसमें कहीं ये लेना पड़ता हो, ऐसा कोई क्वेश्चन है आपके में, रेजिस्टेंस लेना पड़ता हो, चलिए हाँ, जैसे कि ये देखो 14.22, एग्जाम्पल 14.22। एग्जाम्पल 14.22। ठीक है, इसमें क्या है, एक डायोड जो है वो जर्मेनियम का बना हुआ लगाया गया है, और एक डायोड जो है वो सिलिकॉन का बना हुआ लगाया गया। ठीक है, इधर एक लोड रेजिस्टर लगाया गया है, और फिर उसको ग्राउंडेड कर दिया गया है। यहाँ का पोटेंशियल बोल रहा है कितना है, VO है। ओके,
और इधर 12 वोल्ट की बैटरी दी गई है, 12 वोल्ट की बैटरी दी गई है, 12 वोल्ट। अंडरस्टूड? तो क्या पूछ रहा है आपसे, आपको ये भी दे दिया गया है कि सिलिकॉन जो है वो 0.7 वोल्ट पर, सिलिकॉन 0.7 वोल्ट पर, और ये 0.3 वोल्ट पर, ठीक है, 0.3 वोल्ट पर, यानी ये आपको इसका बैरियर पोटेंशियल और ये इसका बैरियर पोटेंशियल दोनों गिवन है। साथ में आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ का रेजिस्टर दिया हुआ है 5 किलो ओम, ठीक है, 5 किलो ओम। बोलता है कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ वी नॉट इफ दी, वी नॉट की वैल्यू निकालना है। पार्ट ए में वी नॉट क्या होगा ये आपसे निकालने बोला है, ये ऐसा सिचुएशन, ठीक है। तो चलो सॉल्व करते हैं यहाँ पर। अच्छा, और कुछ बोला है, कैलकुलेट दी वैल्यू ऑफ वी नॉट एंड इफ दी सिलिकॉन इतना इतना, इफ दी जर्मन इज रिवर्स बाय व्हाट विल बी द इतना, ठीक है। तो वीओ की वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो आप देख पा रहे हो बेटा, पहले जर्मेनियम को देखते हैं। ये क्या है, पी टाइप है, और ये क्या है, एन साइड है। तो जो आपका जर्मेनियम है वो फॉरवर्ड बायस है कि रिवर्स बायस है? जर्मेनियम जो है वो फॉरवर्ड बायस है या रिवर्स बायस है? जर्मेनियम वाला डायोड फॉरवर्ड बायस है। सिलिकॉन वाला क्या है, वो भी फॉरवर्ड बायस है सर, है ना, ये भी फॉरवर्ड बायस, दोनों डायोड फॉरवर्ड बायस। लेकिन पहले कौन फॉरवर्ड बायस होगा बेटा, बताओ, पहले कौन फॉरवर्ड बायस होगा? ये 0.3 वोल्ट पे ही फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, और इसको फॉरवर्ड बायस होने के लिए कितना चाहिए, 0.7 वोल्ट, ठीक है। मतलब ये कब आपको कंडक्ट करना शुरू करेगा, 0.7 वोल्ट पर पहुंचने पर, और ये कब करेगा, 0.3 वोल्ट। तो पहले आप 0.3 वोल्ट पहुंचोगे कि 0.7 वोल्ट पहुंचोगे? जीरो से जब स्टार्ट करोगे, तो जैसे ही लगाओगे इस बैटरी को, ठीक है, उसके पहले क्या था, जीरो था, जैसे ही आपने बैटरी को लगाया तो ये बढ़ने लगा, और जैसे ही बढ़ेगा तो पहले किस कौन फॉरवर्ड बायस हो जाएगा बेटा, ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, है ना। स्टार्टिंग में क्या फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, तो ये आपका फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। अब आपको ये चीज तो पता है बेटा कि ग्राउंडिंग का मतलब क्या होता है, जीरो, ये जीरो पोटेंशियल तो ये भी जीरो पोटेंशियल, ये जीरो तो ये क्या हो गया बेटा, 12 है कि नहीं, ये 12 वोल्ट हो गया, क्लियर है। और यहाँ का पोटेंशियल क्या लिया है आपने, वी नॉट, तो ये देखो 12, तो यहाँ भी क्या हो गया बेटा 12, और इधर क्या हो गया वी नॉट। दैट मीन्स कि इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, 12 वोल्ट है। आगे कहानी समझ में। और यहाँ पर कितने का ड्रॉप हो रहा है बेटा, 0.3। दैट मीन्स कि 12 माइनस 0.3 इक्वल टू क्या होगा, वी नॉट, है ना। तो 12 माइनस 0.3 कितना हुआ बेटा, 11.7 इज इक्वल्स टू क्या, वी नॉट। अंडरस्टूड? तो देखो यहाँ का जो पोटेंशियल आ रहा है वी नॉट, है ना, वो कितना आ रहा है, 11.7 वोल्ट आ रहा है, ठीक है, क्लियर है, कितना आ रहा है, 11.7 वोल्ट आ रहा है। अच्छे से समझा बच्चे लोग? तो देखो ये फर्स्ट पार्ट आपका हो गया। करंट निकालना है लोड रेजिस्टर के अक्रॉस, ठीक है, तो भी निकाल सकते हो। इसमें अगर करंट निकालना चाहते हो तो अब कोई दिक्कत नहीं बचा बेटा, यहाँ का पोटेंशियल यहाँ का पोटेंशियल, तो पोटेंशियल डिफरेंस पता चल गया। कितना है पोटेंशियल डिफरेंस बेटा, तो वी नॉट माइनस जीरो यानी वी नॉट, और रेजिस्टेंस कितना है, आर एल, तो यही हो जाएगा क्या आपका करंट। तो वी नॉट आपका आ चुका है 11.7, आर एल आपके पास 5 किलो ओम है, 5 इंटू 10⁻3, सॉल्व कर लो, 11.7 अपॉन 5 इंटू 10⁻³ 5 दूनी 10 और 5 दिया 15, 2.34, ठीक है, इंटू 10⁻³ एम्पियर, या 2.34 मिली एम्पियर, ठीक है। ये हो गया आपका करंट का फ्लो, ठीक है। तो देखो फर्स्ट पार्ट आपका कंप्लीट हो गया बेटा। अब आगे बढ़ते हैं, सेकेंड पार्ट में बोलता है कि इफ द जर्मेनियम डायोड कनेक्शन इज नाउ रिवर्स्ड। अब जो जर्मेनियम आपने लगाया था आप उसको उल्टा कर लो, ठीक है। तो जर्मेनियम को अगर मैं उल्टा कर लूंगा बेटा तो क्या होगा, जर्मेनियम को उल्टा कर लिया, है ना, ऐसा कर लिया, तो अब क्या होगा, ठीक है। तो अब आपको क्लियर दिख रहा है ना, कि ये क्या हो गया बेटा, रिवर्स बायस हो गया, है ना, ये क्या हो गया, रिवर्स बायस हो गया। जर्मेनियम रिवर्स बायस हो गया। अब सिलिकॉन क्या है आपका, फॉरवर्ड बायस है।
तो जब ये जर्मेनियम रिवर्स बायस्ड हो गया तो इसको हटा लोगे अब, है ना, ये ओपन हो गया तो इसको हटा लोगे बेटा, है ना। अब कौन कंडक्ट करे, ये तो फॉरवर्ड बायस है ना, ये अभी भी फॉरवर्ड बायस है, तो अभी ये काम करेगा, ठीक है। कैसे काम करेगा, अभी भी कहानी सेम है बेटा, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 12 है, तो ये भी क्या होगा बेटा 12 हो जाएगा। ये यहाँ पर V0, तो ये भी क्या हो जाएगा V0 हो जाएगा। और यहाँ पर ड्रॉप कितने का होगा बैरियर पोटेंशियल के रूप में 0.7 वोल्ट, है ना। तो देखो क्या हो जाएगा, 12 ड्रॉप हुआ 0.7, क्या मिला V0, कितना बचा बेटा दिस टाइम 11.3 वोल्ट। तो इस बार जो आउटपुट पोटेंशियल है वो इतना मिल रहा है। तो रेजिस्टर करंट कितना हो जाएगा बेटा V0 अपॉन RL, V0 अपॉन RL, V0 इज 11.3 अपॉन RL इज 5 इंटू 10⁻³ सॉल्व कर लो, ठीक है। तो ये देखो आ गया, आपको क्लियर है कहानी। तो इस तरीके से आप रिवर्स बायस फॉरवर्ड बायस के ऊपर पे बहुत आसान आसान क्वेश्चन होते हैं जिसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे हम लोग BI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायोड के बारे में, ठीक है। BI कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डायोड। तो सबसे पहले हम ये जाने कि VI कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है। वैसे तो हमने कई बार पढ़ा है कि VI कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है। VI कैरेक्टरिस्टिक, या आप इसको सिंपली VI ग्राफ बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो बेटा, VI ग्राफ। VI ग्राफ को ही VI कैरेक्टरिस्टिक कहा जाता है। V स्टैंड्स फॉर वोल्टेज, I फॉर करंट। यानी अगर आप ग्राफ बनाते हो वोल्टेज और करंट के बीच में, तो ये क्या कहलाएगा बेटा VI कैरेक्टरिस्टिक कहलाएगा। अंडरस्टूड, ये क्या कहलाएगा VI कैरेक्टरिस्टिक। द ग्राफ ड्रॉन बिटवीन VI voltage and current, the graph drawn between voltage and current across any circuit element, ठीक है। the graph drawn between voltage and current across any circuit element is called VI कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया बेटा VI कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गया। अच्छा एक चीज कहीं बाहर में नोट करके लिख लेना। एक चीज बताओ, जब हमने देखा कि हमने डायोड को फॉरवर्ड बायस किया, ठीक है, हमने देखा फॉरवर्ड बायस किया, तो ये क्या हो गया था बेटा, शॉर्ट हो गया था। तो करंट इधर से इधर बहता था, बड़ी मात्रा में करंट बहता था, है ना। क्या होता था, बड़ी मात्रा में बहता था। अब अगर हमने इस बैटरी को रिवर्स कर दिया तो क्या होगा बेटा, ये अब ये क्या हो गया, रिवर्स बायस हो गया। और रिवर्स बायस हो जाता था तो ये हम मानते थे कि इसमें कोई करंट नहीं फ्लो हो रहा है। इसका क्या मतलब हुआ बेटा, इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि करंट जो है ना सिर्फ एक ही डायरेक्शन में बह रहा है, दूसरे डायरेक्शन आइडियली ऐसा ही होता है, आइडियली प्रैक्टिकली थोड़ा सा बहता है, जिसको जो ऑलमोस्ट निग्लिजिबल होता है, ठीक है। तो डायोड एक ऐसा डिवाइस है जिसमें सिर्फ एक ही डायरेक्शन में करंट बहता है। अब अगर आप रेजिस्टर की बात करो, रेजिस्टर लगा दो और इधर बैटरी लगा दो, तो भाई अगर बैटरी ऐसा जोड़ोगे तो करंट ऐसा बहेगा, इसको पलट दोगे तो क्या होगा, तो भी करंट बहेगा, लेकिन अब करंट ऐसा बहे। तो ये क्या है, बाय डायरेक्शनल डिवाइस है। रेजिस्टर क्या है, बाय डायरेक्शनल, मतलब दोनों डायरेक्शन में करंट बह सकता है। लेकिन डायोड कैसा है, डायोड क्या है, यूनी डायरेक्शनल है, यूनी डायरेक्शनल, है ना। करंट हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव ही बहेगा, P से N ही बहेगा, ठीक है। P से N, N से P बहता है, बट वो बहुत स्मॉल होता है, निग्लिजिबल, वेरी निग्लिजिबल। आइडियली आप उसको क्या कर सकते हो, इग्नोर कर सकते हो। तो ये चीज आप नोट करके लिख लेना बेटा कहीं पर, नोट डायोड इज अ यूनिडायरेक्शनल डिवाइस, ठीक है। इसमें सिर्फ एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है, ठीक है। इसको कहीं पर नोट कर लेना बेटा, इस पे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, तो व्हाट आई वाज सेइंग कि VI कैरेक्टरिस्टिक में आपको समझ में आ गया कि वोल्टेज और करंट के बीच में आपको ग्राफ ड्रॉ करना होता है, ठीक है। तो हम उसको कहते हैं VI कैरेक्टरिस्टिक। अब हम बात कर रहे हैं VI कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डायोड की। तो डायोड की जो VI कैरेक्टरिस्टिक होती है
वी आई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डायोड, वो दो प्रकार से होती, ठीक है, ये दो प्रकार की होंगी। एक को हम लोग कहते हैं फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक, जब डायोड फॉरवर्ड बायस में रहेगा उस समय जो उसका वीआई कैरेक्टरिस्टिक लाएंगे तो वो क्या कहलाएगा बेटा, फॉरवर्ड बायस वीआई कैरेक्टरिस्टिक, फॉरवर्ड बायस्ड वीआई कैरेक्टरिस्टिक और रिवर्स बायस्ड वीआई कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है बेटा, तो हम क्या करेंगे, इनको बारी बारी से पढ़ेंगे, पहले फॉरवर्ड फिर रिवर्स। चलो स्टार्ट करते हैं, वीआई कैरेक्टरिस्टिक इन फॉरवर्ड बायसिंग। VI characteristic in forward biasing। ठीक है बच्चे, VI कैरेक्टरिस्टिक इन फॉरवर्ड बायसिंग। तो इसमें क्या होता है, जैसा कि आपको पता है कि अगर ये डायोड है PN, ठीक है, ये डायोड है, इसको फॉरवर्ड बायस करना है। चलो फॉरवर्ड बायस कर दिए, प्लस से माइनस से ऐसा जोड़ दिए। यहां पर क्या होता है बेटा, बैरियर पोटेंशियल, ठीक है, VB, ये अप्लाइड वोल्टेज। तो ये बैरियर पोटेंशियल, अगर मान लो ये सिलिकॉन है, ठीक है, तो सिलिकॉन है तो इसका कितना होगा बेटा, 0.7 वोल्ट। आपने क्या किया, फॉरवर्ड बायसिंग लगाना शुरू किया, पहले क्या किया, जीरो लगाया, तो जीरो लगाया तो क्या ये बैरियर पोटेंशियल ओवरकम हुआ बेटा, नहीं हुआ। बताओ क्या ये यहाँ पर जो ये रोक रहा था वो रोकना बंद करेगा, नहीं बंद करेगा। ठीक है, तो बताओ क्या करंट फ्लो करेगा, नहीं करेगा। आगे कहानी समझ में आपको, तो है ना, तो स्टार्टिंग में जब आपने अप्लाई वोल्टेज कितना किया, जीरो किया, तो करंट भी आपका कुछ भी वहां पर फ्लो हुआ नहीं। आपने क्या किया बेटा, इसको कर दिया मान लो 0.1 वोल्ट, 0.1 वोल्ट। बताओ क्या बढ़ेगा वो, क्या ये बैरियर टूटा, नहीं टूटा, है ना। आपने इसको और बढ़ाया, 0.2 किया, क्या ये इसका बैरियर टूटा, नहीं टूटा। फिर बढ़ाया 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, है ना। तो हाँ, जब आप 0.6 पहुंच जाओगे, 0.5 ऐसा पहुंच, धीरे धीरे ये बैरियर छोटा होता चला जाएगा, है ना, धीरे धीरे बैरियर छोटा होता चला जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, थोड़ा बहुत करंट का फ्लो करना चालू होगा। लेकिन जैसे ही ये आप 0.7 कर दोगे, है ना बेटे, जैसे ही ये 0.7 कर दोगे तो बैरियर क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से गायब हो जाएगा। अब इनको रोकने टोकने वाला कोई भी नहीं है, तो फिर क्या होगा, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जो है वो अब धड़ल्ले से फ्लो करने लगेंगे और उसकी वजह से एक बहुत बड़ी करंट फ्लो होगी। तो आप क्या देख पा रहे हो बेटा कि एक सर्टेन वोल्टेज तक, है ना, एक सर्टेन वोल्टेज तक तो करंट नहीं फ्लो करता है। ठीक है, एक सर्टेन वोल्टेज तक तो करंट नहीं फ्लो करता है और उसके बाद अचानक से बहुत ज्यादा करंट फ्लो करता है। ठीक है, इसको कहते हैं, इस तरीके से करंट बहता है। ठीक है, आगे कहानी समझ में। तो जिस वोल्टेज पर अचानक से करंट फ्लो बढ़ जाता है फॉरवर्ड बायसिंग में, है ना, उसको कहते हैं बेटा कट ऑफ वोल्टेज, है ना। इसको या तो हम कट ऑफ वोल्टेज बोल सकते हैं, कट ऑफ वोल्टेज, या फिर इसको हम लोग नी वोल्टेज बोल सकते हैं, नी वोल्टेज ऐसा बोला जाता है इसको, कट ऑफ वोल्टेज या नी वोल्टेज। तो आपका जो फॉरवर्ड बायसिंग में, है ना, वीआई कैरेक्टरिस्टिक होता है, वीआई ग्राफ होता है, वो इस तरीके का होता है ना। इस वाले करंट को हम फॉरवर्ड करंट बोलेंगे और इस वाले वोल्टेज को हम लोग
फॉरवर्ड वोल्टेज कहेंगे, है ना। ये वाला जो वोल्टेज हमने अप्लाई किया है वो फॉरवर्ड वोल्टेज कहलाएगा, ये वाला करंट जो है वो फॉरवर्ड करंट कहलाएगा। तो देखो ये जो ग्राफ आया है वो लीनियर आया है कि नॉन लीनियर आया है, तो ऑब्वियसली ये नॉन लीनियर आया है। तो याद करो हमने दो चीजें पढ़ा था, एक पढ़ा था ओमिक डिवाइस और एक पढ़ा था नॉन ओमिक डिवाइस। ओमिक डिवाइस क्या होता था बेटा, जो ओम्स लॉ को फॉलो करता था। ओम्स लॉ क्या होता था, जिसमें V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता था, ग्राफ कैसा बनता था, स्ट्रेट लाइन बनता था, लीनियर डिवाइस कहलाता था। तो ये लीनियर तो नहीं है, ये नॉन लीनियर है। क्या है बेटा, नॉन लीनियर है। ये V और I के बीच में जो ग्राफ है वो लीनियर नहीं है, नॉन लीनियर है। तो ये क्या हो गया बेटा, नॉन ओमिक डिवाइस, है ना। तो डायोड जो होता है वो नॉन ओमिक डिवाइस होता है, इसमें V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I नहीं होता। V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता तो स्ट्रेट लाइन बनता, ठीक है। तो ये है बेटा फॉरवर्ड बायसिंग में VI कैरेक्टरिस्टिक। इसमें इंपॉर्टेंट चीज है कट ऑफ वोल्टेज या नी वोल्टेज। तो अगर आपसे कोई डेफिनेशन पूछता है कट ऑफ वोल्टेज या नी वोल्टेज का, तो आप इसको बोल सकते हो कट ऑफ वोल्टेज और नी वोल्टेज इन फॉरवर्ड बायसिंग। क्या बोलोगे बेटा, है ना। फॉरवर्ड बायसिंग वोल्टेज आफ्टर विच फॉरवर्ड करंट increases significantly is called knee voltage। ओके, तो ये हो गया आपका नी वोल्टेज। ये डायग्राम याद रखना है बेटा, ये ग्राफ याद रखना है। फॉरवर्ड बायस में बोलेगा तो इस तरीके का आपको ग्राफ बना देना है। ओके बच्चे, चलो तो ये कहानी पूरी हुई VI कैरेक्टरिस्टिक इन फॉरवर्ड बायसिंग की। एक चीज और याद रखना कि जब फॉरवर्ड बायसिंग करते हैं तो हम लोग क्या करते थे बेटा, फॉरवर्ड हमने देख लिया, चेक किया कि फॉरवर्ड बायस आ रहा है, तो फॉरवर्ड बायस आता था तो हम क्या करते थे, उसको शॉर्ट कर देते थे, है ना बेटा। शॉर्ट कर देते थे, इसका मतलब रेजिस्टेंस उसका क्या ले लेते थे बेटा, जीरो, है ना। तो इसका मतलब है कि आइडियली, अगर आइडियली बोल रहा हूं, है ना, आइडियली फॉरवर्ड बायस में रेजिस्टेंस क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है। तो नोट करके ये भी लिख लेना बेटा, नोट रेजिस्टेंस इन फॉरवर्ड बायस ऑफ एन आइडियल डायोड इज जीरो, ठीक है। आइडियली उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, जीरो, है ना। ये चीज आपको ध्यान रखना है, रेजिस्टेंस इन फॉरवर्ड बायस ऑफ एन आइडियल डायोड इज जीरो। अगर ये आइडियल नहीं हुआ तो फिर रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो फिर रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे बेटा, तो ऑब्वियसली VI ग्राफ से हमको हमेशा क्या मिलता है बेटा, रेजिस्टेंस मिलता है ना। VI ग्राफ से क्या मिलता है, रेजिस्टेंस, कैसे, उसके स्लोप से, ठीक है। तो आप क्या करो बेटा, यहां पर मान लो ये क्या देगा आपको बेटा, डेल V देगा, और ये आपको क्या देगा, डेल I देगा। अगर आप ये डेल V बाय डेल I निकाल लोगे तो R फॉरवर्ड आ जाएगा आपके पास, डेल V बाय डेल I, है ना। यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा बेटा, फॉरवर्ड रेजिस्टेंस मिल जाएगा। दैट मीन्स बेसिकली आपको क्या निकालने बोल रहा हूँ मैं, ये स्लोप निकालने बोल रहा हूँ, ये स्लोप, ठीक है, ये स्लोप थीटा। क्लियर है, अच्छे से समझ रहे हो। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, फॉरवर्ड करंट, फॉरवर्ड रेजिस्टेंस क्या होगा वो आपको पता चल जाएगा, डेल V बाय डेल I करोगे तो ये रही कहानी बेटा फॉरवर्ड बायसिंग की। अब हम लोग बात करेंगे रिवर्स बायसिंग की। VI characteristics in reverse biasing। VI
कैरेक्टरिस्टिक इन रिवर्स बायसिंग। ठीक है, तो देखो रिवर्स बायसिंग में क्या होगा, ये P ये N, ठीक है, ये बन गया आपका पी एन डायोड। रिवर्स बायसिंग करना है, पी को माइनस से एन को प्लस से उल्टा जोड़ दिया। ठीक है, तो बेटा इसमें क्या होता है आपको पता है कि ये एक जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो और ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है, इसके वजह से मेजॉरिटी तो नहीं चल पाते हैं लेकिन माइनॉरिटी चल पाते हैं। माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाएंगे, है ना, और होल्स इधर से इधर जाएंगे, जिसकी वजह से ऐसा एक करंट फ्लो करेगा। ये वाला करंट क्या होगा बेटा, रिवर्स करंट होगा, और ये बहुत छोटा होता है। क्या होता है बेटा, बहुत छोटा होता है। जब आप इसको डायग्राम बनाओगे, ग्राफ बनाओगे V और I के बीच में, V और I के बीच में, तो ये ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनता है बेटा। ठीक है, ये कुछ इस प्रकार से ग्राफ बनता है। आप कितना भी वोल्टेज बढ़ा लो, ठीक है, यहाँ पर कितना भी वोल्टेज बढ़ा लो, लेकिन चूंकि चार्ज कैरियर जो माइनॉरिटी चार्जेस हैं, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर वो है ही बहुत थोड़े माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है, तो वो बहुत ज्यादा करंट आपको पैदा नहीं कर सकते कितना भी वोल्टेज बढ़ा लो। ठीक है, तो जब आप ये करते हो, है ना, धीरे धीरे वोल्टेज को बढ़ाते जाते हो, रिवर्स वोल्टेज को बढ़ाते जाते हो, तो थोड़ा सा करंट फ्लो करना चालू करता है और वो कांस्टेंट हो जाता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, रिवर्स सैचुरेशन करंट। क्या कहते हैं बेटा, रिवर्स सैचुरेशन करंट। दिस इज कॉल्ड रिवर्स सैचुरेशन करंट। रिवर्स क्यों नाम है, क्योंकि ये उल्टा बह रहा है, रिवर्स सैचुरेशन करंट। ठीक है, तो एक कांस्टेंट करंट आपको फ्लो होगा। ठीक है, आपने जीरो से, है ना, वोल्टेज को लगाना शुरू किया, थोड़ा बढ़ाते गए, आपको दिख रहा है कि एक कांस्टेंट वोल्टेज मिल रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, आपने रिवर्स सैचुरेशन करंट बोल दिया उसको। बट क्या होता है, जब आप इस वोल्टेज को एक हद से ज्यादा बढ़ा दोगे, एक लिमिट आता है यहाँ पर, ठीक है, एक लिमिट आ जाता है जिसको हम लोग कहते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज। क्या कहते हैं बेटा, ब्रेकडाउन वोल्टेज, VBR। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्रेकडाउन वोल्टेज। तो इसका जो ये डायोड है उसका ब्रेकडाउन हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा, ब्रेकडाउन हो जाता है, और उस ब्रेकडाउन के बाद, है ना, करंट अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। करंट अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, कभी या तो ऐसे अचानक से बढ़ जाएगा या फिर कभी ऐसे अचानक से बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर ऐसे अचानक से करंट बढ़ा तो इसको कहते हैं बेटा जेनर ब्रेकडाउन। दिस इज कॉल्ड जेनर ब्रेकडाउन। जेनर ब्रेकडाउन होगा तो करंट ऐसा सडनली इंक्रीज करेगा, और एवलांचे ब्रेकडाउन होगा, दूसरा जो ब्रेकडाउन होता है एवलांचे ब्रेकडाउन, एवलांचे ब्रेकडाउन ऐसा। ठीक है, तो या तो ये ग्राफ होगा या तो ये ग्राफ होगा। जेनर ब्रेकडाउन में ये होता है, एवलांचे ब्रेकडाउन में ये होता है। तो ये एक, है ना, हद से ज्यादा, एक लिमिट से ज्यादा अगर आप रिवर्स वोल्टेज लगा दोगे तो ऐसी घटना घटती है। जब तक ब्रेकडाउन नहीं हुआ है तब तक आपका क्या होगा बेटा, जब तक ब्रेकडाउन नहीं हुआ है तब तक आपका क्या रहेगा, करंट ना के बराबर रहेगा, निग्लिजिबल रहेगा, है ना, बहुत थोड़ा रहेगा। लेकिन जैसे ही आप ये बढ़ा दोगे, है ना, एक लिमिट से ज्यादा बढ़ा दोगे, ब्रेकडाउन वोल्टेज के पार हो जाएगा, तब आपका करंट क्या होता है, रिवर्स करंट सडनली बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है ना। इसको हम लोग कहते हैं ब्रेकडाउन। ब्रेकडाउन दो तरह से होता है, एक होता है जेनर ब्रेकडाउन, एक होता है एवलांचे ब्रेकडाउन। ठीक है, तो आपने ग्राफ देख लिया, अब हमको ये सोचना है कि ये जेनर ब्रेकडाउन क्या होता है और ये एवलांचे ब्रेकडाउन क्या होता है, या ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या होता है। ठीक है, तीनों चीजें हम धीरे धीरे समझेंगे।
ठीक है, तो ग्राफ आप ऐसा बना लेंगे बेटे। अब ये वाला जो करंट है वो रिवर्स करंट है, और ये वाला जो वोल्टेज है इस तरफ हमने लगाया वो रिवर्स वोल्टेज है। ठीक है, हमको आप इसको ऐसा वी आर और इधर आई आर लिख सकते हो। ठीक है, अब देखो एक एक करके समझते हैं। ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या होता है? ब्रेकडाउन वोल्टेज जैसा उधर आपका क्या था, नी वोल्टेज था, नी वोल्टेज के बाद करंट क्या होता था बेटा, अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ जाता था। वैसा ही यहाँ ब्रेकडाउन वोल्टेज है जिसके बाद करंट सडनली काफी ज्यादा इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, तो इसको बोलेंगे दी रिवर्स बायस्ड voltage at which current suddenly increases rapidly is called breakdown voltage। अब इसका ब्रेकडाउन क्यों नाम है, ब्रेकडाउन क्यों बोला इसको? क्योंकि इतना ज्यादा जब करंट फ्लो होगा, इतना ज्यादा करंट फ्लो होगा तो उसका क्या होगा, क्या बोलते हैं, हीट ज्यादा पैदा होगा। हीट ज्यादा पैदा होगा तो वो क्या कर सकता है, उस डायोड को जला सकता है, डैमेज कर सकता है, ब्रेकडाउन कर सकता है। इसलिए ब्रेकडाउन मतलब यहाँ पर उसकी संभावना होती है कि उसका ब्रेकडाउन हो जाए, थर्मल ब्रेकडाउन हो जाए। अगर उसमें हीट पैदा हुआ और एक्सेसिव हीट पैदा हो गया जिससे कि वो डैमेज हो गया तो उसको हम क्या कह सकते हैं, थर्मल ब्रेकडाउन कह सकते हैं उसका। ठीक है, चलो तो आपको ब्रेकडाउन वोल्टेज समझ में आ गया। इज कॉल्ड ब्रेकडाउन वोल्टेज, ब्रेकडाउन वोल्टेज। अब ये ब्रेकडाउन जो है वो दो प्रकार का होगा, है ना। एक कहलाता है बेटा जेनर ब्रेकडाउन और दूसरा कहलाता है जेनर ब्रेकडाउन। देखते हैं क्या होता है जेनर ब्रेकडाउन। जेनर ब्रेकडाउन क्या होता है, तो देखो जैसा कि आपने देखा था अभी, P और N ठीक है, ये क्या होता है बेटा जेनर ब्रेकडाउन में, अगर ये हाईली डोप्ड है। जेनर ब्रेकडाउन हमेशा ऐसे डायोड में होता है जो बहुत ज्यादा डोप्ड है, जिसमें डोपिंग बहुत ज्यादा है। डोपिंग बहुत ज्यादा है मतलब जिसमें इंप्योरिटीज बहुत ज्यादा मिलाया गया है, यानी इंप्योरिटीज का कॉन्सेंट्रेशन जिसमें ज्यादा है, इसको बोलते हैं हाईली डोप्ड डायोड। अगर हाईली डोप्ड डायोड है, ठीक है, उसी में आपका जेनर ब्रेकडाउन होता है। तो अगर ये हाईली डोप्ड है बेटा, ठीक है, अगर ये हाईली डोप्ड है तो इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जनरेट हुआ है ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड, और आपने इसका रिवर्स बाइसिंग किया, रिवर्स बाइसिंग, इसके वजह से क्या हुआ बेटा, ये और भी ज्यादा स्ट्रांग हो गया, बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया। इस स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण क्या होता है बेटा, इस स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, है ना, ये जो चार्ज कैरियर्स हैं, ठीक है, ये जो चार्ज कैरियर्स हैं इसके ऊपर क्या होगा, बहुत ज्यादा फोर्स लगेगा, है ना, क्या होगा, बहुत ज्यादा फोर्स लगेगा। ठीक है, जैसे ये जो पॉजिटिव चार्जेस हैं उस पर क्या होगा, ये इमोबाइल है, ये पॉजिटिव चार्जेस क्या है, इमोबाइल है। उसी प्रकार से ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या है, इमोबाइल्स है। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। तो इस पर जो फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण वो इतना ज्यादा लगने लगेगा, इतना ज्यादा लगने लगेगा कि ये क्या हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे, है ना, ये चार्जेस क्या हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे। जब ये चार्जेस फ्री हो जाएंगे बेटा, तब तो डिप्लीशन लेयर आखिर है क्या, वो रीजन जहां पर चार्जेस फ्री नहीं है। अगर वो चार्जेस फ्री हो गए तो वो डिप्लीशन लेयर खत्म हो गया, वो बैरियर खत्म हो गया। तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण बहुत ज्यादा फोर्सेस लगता है, बहुत ज्यादा फोर्सेस लगने के कारण ये जो इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स वगैरह हैं वो क्या हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन होल का पेयर अचानक से बहुत ज्यादा जनरेट हो जाता है और सारा जो है करंट आपको बहने लगता है। आगे बात समझ में, तो इसको कहते हैं हम लोग जेनर ब्रेकडाउन। जेनर ब्रेकडाउन किस में होता है, हाईली डोप्ड डायोड में होता है। इन हाईली डोप्ड डायोड आफ्टर ब्रेकडाउन वोल्टेज, आफ्टर सर्टेन वोल्टेज, ठीक है, आफ्टर सर्टेन वोल्टेज
ड्यू टू वेरी हाई इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स आर क्रिएटेड इन द रीजन डिप्लीशन रीजन में, इन द डिप्लीशन रीजन एंड सडनली the depletion layer is broken, ठीक है। this is called Zener breakdown, ठीक है। आगे बात समझ में, तो ये हो गया बेटा जेनर ब्रेकडाउन। जेनर ब्रेकडाउन की खासियत क्या है बेटा कि जैसे ही जेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज पहुंचता है उसके बाद वोल्टेज का बढ़ना बंद हो जाता है। अब वोल्टेज नहीं बढ़ेगा, करंट बहुत ज्यादा बढ़ेगा, सिर्फ करंट बढ़ेगा, वोल्टेज नहीं बढ़ेगा। तो आप नोट करके लिख लेंगे, नोट एट जेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज ब्रेकडाउन, ठीक है। जब जेनर ब्रेकडाउन हो जाएगा तो वोल्टेज क्या हो जाता है, स्टेबिलाईज हो जाता है। एट जेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज become stabilize only current increases, सिर्फ करंट बढ़ता है। क्लियर है आपको? तो जेनर ब्रेकडाउन के बाद वोल्टेज क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है, स्टेबिलाईज हो जाता है। आगे चल करके हम लोग पढ़ेंगे कि इसी प्रॉपर्टी के कारण जेनर डायोड का हम लोग यूज करते हैं वोल्टेज स्टेबिलाईजर के रूप में। किसके रूप में? वोल्टेज स्टेबिलाईजर के रूप में, है ना। टीवी वगैरह होती है जिसमें हमको वोल्टेज स्टेबिलाईज करने की जरूरत पड़ती है, वहां पर हम लोग क्या करते हैं, जेनर डायोड का यूज करते हैं। स्पेशल पर्पस डायोड होता है वो, आगे चल करके पढ़ेंगे। चलो, दूसरा जो ब्रेकडाउन होता है वो होता है जेनर ब्रेकडाउन। जेनर ब्रेकडाउन होता है तुमको जो लाइटली डोप्ड होता है, जिसमें कम डोपिंग होती है, उसमें होता है, ठीक है। तो एवलांचे ब्रेकडाउन क्या होता है उसको देख लेते हैं। क्लियरली याद रखना है बेटा आपको कि जो आपका हाईली डोप्ड डायोड होता है उसमें जेनर ब्रेकडाउन होगा, और जो लाइटली डोप्ड है उसमें एवलांचे ब्रेकडाउन होगा, ठीक है। तो एवलांचे ब्रेकडाउन, तो इसमें क्या होता है बेटा, इन लाइटली डोप्ड डायोड देखो पहले इसका ये समझो। तो जैसे कि आपको पता है कि इधर क्या है बेटा, माइनॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो जब ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा तो इधर के जो इलेक्ट्रॉन है जो कि माइनॉरिटी है उस पर इधर की तरफ फोर्स लगेगा बेटा। इस पर फोर्स लगेगा तो ये क्या होगा, एक्सेलरेट होगा तो उसके पास क्या आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। वो इतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी के साथ आगे बढ़ेगा, और जब ये आगे बढ़ेगा तो इससे क्या होगा, टकराएगा। जब ये है ना हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे स्टेबल इलेक्ट्रॉन से टकराएगा तो वहां पर क्या होगा, है ना, वो अपनी एनर्जी इसको ट्रांसफर कर देगा कुछ पार्ट। उसके वजह से क्या हो सकता है, अगर ये एनर्जी क्या उतनी एनर्जी लेकर के ये मान लो फ्री हो गया, है ना। इलेक्ट्रॉन क्या हो सकता है, बाउंडेड रह सकता है, अगर उसको एनर्जी दे दिया जाए तो वो फ्री हो सकता है। तो ये इलेक्ट्रॉन मान लो क्या हो गया बेटा, फ्री हो गया, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन आया, इसने इसको हिट किया, ये फ्री हो गया, तो एक से क्या हो गया बेटा, दो हो गए। अब ये दोनों अभी भी उसी इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो दोनों फिर से एक्सेलरेट होंगे, दोनों के पास भी एनर्जी आएगी, फिर वो दोनों क्या करेंगे, अगले दो को तोड़ेंगे, ठीक है। फिर दो दो चार हो गए बेटा, फिर वो चार 8 को तोड़ेंगे, 8 16 को तोड़ेंगे, 16 32 को तोड़ेंगे। इस तरीके से एक चेन रिएक्शन के टाइप का शुरुआत हो जाता है, और विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड ये पूरा का पूरा जो बैरियर है वो समाप्त हो जाता है और करंट बढ़ जाता है, करंट फ्लो करने लगता है। इसको कहते हैं हम लोग बेटा एवलांचे ब्रेकडाउन। तो इन लाइटली डोप्ड डायोड माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, ठीक है बेटे। इन लाइटली डोप्ड डायोड माइनॉरिटी चार्ज कैरियर get accelerated
ड्यू टू हाई इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्यू टू हाई इलेक्ट्रिक फील्ड and when these accelerated charge carrier collide with immobile charges, जो नहीं चल पाते immobile charges, ठीक है, चार्ज कैरियर collide with immobile charges, then due to energy transfer electron hole pairs are created, इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स आर क्रिएटेड। आ रही बात समझ में? देन ड्यू टू एनर्जी ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स आर क्रिएटेड एंड अ चेन रिएक्शन इज सेटअप, चेन रिएक्शन इज सेटअप ड्यू टू विच within a short time the barrier is broken and current increases, this is called avalanche breakdown। ठीक है बेटे, आगे बात समझ में आपको? तो ये रही कहानी आपको रिवर्स बायसिंग की। क्लियर है बच्चे? आज की सभा यही समाप्त करते हैं, आगे की चीजें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। बाय बाय।